हे एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल लॉ एंड नॉलेज। अगर आप लोगों ने अभी तक हमको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम लोग हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, लीगल सब्जेक्ट से लेकर इंग्लिश से लेकर कंप्यूटर तक के सारे लेक्चर्स हम लोग अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, तो जरूर उसको देखिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, डू फॉलो अस, बिकॉज जो लीगल फैक्ट्स होते हैं वो हम लोग अपडेटेड करते रहते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप तो बिल्कुल भूलिएगा ही मत ज्वाइन करना, बिकॉज वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जो लीगल अपडेट्स है, जॉब वैकेंसीज है, सिर्फ एमपी के सीजे के एग्जाम के नोटिफिकेशन नहीं, इवन राजस्थान, हरियाणा एंड छत्तीसगढ़ के भी आपको नोटिफिकेशंस वहां पे मिल जाते हैं। सो डू फॉलो अस, डू ज्वाइन दैट ग्रुप एज वेल। ओके, सो अब बात करते हैं हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन को डिस्कस करा था, जो था डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया हो। सो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आगे के सेक्शंस को, 36 से लेकर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो अगर आप लोगों ने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है, सो डू वॉच इट, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज का ये हमारा 10th पार्ट है। So let us start with our section 36. अब हमारा section 36 किस बारे में बात करता है? हमारा section 36 बात करता है apportionment of periodical payments, determination of interest of person entitlement. ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होता है। तो अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है डिवाइड करना, किसी भी चीज को डिवाइड करना, पार्टीशंस में बांटना। ठीक है, अब किसको बांट रहे हैं कि जो इंटरेस्ट का एंटाइटल्ड है, तो उस इंटरेस्ट को कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, एक पर्सन टू पर्सन जो एंटाइटल्ड है उस चीज के लिए। ठीक है, लेट अस रीड द स्टेटमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज टू द कॉन्ट्ररी, ऑल रेंट्स, immunities, pensions, dividends and other periodic payments in the nature of income shall, upon the transfer of the interest of the person entitled to receive such payments, to be deemed as between the transferor and the transferee, to accrue due from day to day and to be apportioned able accordingly, but to be payable on the date appointed for the payment thereof. अब देखो, ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा इजी सा ही है, लेकिन मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, लेट अस सी फर्स्ट द एग्जाम्पल ऑफ इट। ए सोल्ड हिज हाउस टू बी। ठीक है, ए अपना घर किसको बेचता है? बी को बेचता है। अब जो ए था, जो अपना घर बेचता है बी को, उस घर में ऑलरेडी कोई टेनेंट रहता है। ठीक है, और वो कितना रेंट पे करता है? 10,000 हर महीने रेंट पे करता है। ठीक है, अब अगर ये मान लो कि जो ए ने जो घर बी को ट्रांसफर करा है, बेचा है, उस घर का जो रेंट है वो 15 तारीख को देता है। ठीक है, अब 15 तारीख को ही उसने घर बेचा है, तो अब जो रेंट है उसके डिवाइड कैसे होगा, अपॉर्शनमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो अगर 15th डे पे अगर उसने घर बेचा है, तो जो आधा आधा रेंट है 5,000 और 5,000, तो वो दोनों में बटेगा। 5,000 ए को मिलेगा और 5,000 बी को मिलेगा। क्यों हुआ ऐसा? तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि वो जो घर उसने बेचा था तो वो 15th तारीख को बेचा था। ठीक है, तो ऑब्वियसली आधा टाइम का रेंट तो ऑब्वियसली भी डिजर्व ही करता है ना, तो इसीलिए ये जो रेंट आया है उसका अपॉर्शनमेंट हुआ है। ठीक है, अब यही हम स्टेटमेंट में समझते हैं। सबसे पहली चीज उसने बोली कि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर सिंपल सा इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता कि इस महीने का पूरा रेंट ए रखेगा, तो फिर तो यहाँ पे अपॉर्शनमेंट की बात ही नहीं आती ना, राइट। या फिर अगर डील ये होती कि बी ही रेंट ले लेगा पूरा, तो ऑब्वियसली नो क्वेश्चन ऑफ डिविजन ओवर हियर, राइट। लेकिन यहाँ पे ये सेक्शन तभी लागू होगा जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में नहीं हुआ है, किसी भी रेंट से रिलेटेड या फिर इम्यूनिटी से, या फिर कोई भी बेनिफिट उधर से अराइज हो रहा है, उसके बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो ही अपॉर्शनमेंट होगा। क्लियर? मूविंग फर्दर टू अवर नेक्स्ट सेक्शन, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इजी सेक्शन। ठीक है, सो सेक्शन 37 बात करता है अपॉर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सेवरेंस। अब देखो, सेवरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा रिलेशन जो खत्म हो रहा है, एनी रिलेशन विच इज एंडिंग, ये होता है सेवरेंस का मतलब। अब अपॉर्शनमेंट का मैंने अभी आपको मतलब बताया था कि कोई भी चीज को डिवाइड करना, या फिर ऑब्वियसली डिवाइड करना या आधा आधा चीजों में बांट लेना।
ठीक है। तो अपॉर्शनमेंट डिवीजन कब हो रहा है? जब रिलेशनशिप का ब्रेक हो रहा है, ठीक है। देखो मैं पहले एग्जाम्पल समझाती हूँ, फिर अपन लोग सेक्शन पे आते हैं। सपोज ए है, ए ने अपना घर बेचा बी, सी और डी को, ठीक है। अब ऑलरेडी जो उसने घर बेचा है उसमें एक टेनेंट रहता है ई नाम का, ठीक है। अब क्या हुआ, जब घर खरीदा बी, सी और डी ने, तो उन्होंने एक पोर्शन में घर खरीदा है, एक प्रपोर्शन में घर खरीदा है। जैसे बी ने कितना दिया 20%, सी ने कितना दिया 30%, डी ने कितना दिया था 50% दिया, ठीक है। तो सपोज मान लो कि जो घर था हमारा वो कितने लाख का था, 10 लाख का घर था, ठीक है। तो उसमें से 5 लाख रुपए किसने दिए? डी ने दिए, 3 लाख रुपए सी ने दिए और 2 लाख रुपए किसने दिए? बी ने दिया। तो इनका जो परचेसिंग रेशो हो गया वो कितना हो गया? बी का 20 हो गया, सी का 30 हो गया, डी का 50% हो गया, ठीक है। अब जो वो टेनेंट है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब बी, सी और डी जो है वो लोग अलग हो रहे हैं, उनके रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ई सबको रेंट किस पोर्शन में देगा, किस रेशो में देगा? तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे वो यही रेशो फॉलो करेगा रेंट देने में भी जो उनका परचेसिंग रेशो था। ऑब्वियसली जब ए ने घर बेचा तो ए जो है वो नोटिस जारी करेगा जिसमें ई को बताएगा कि अब तुम्हारे न्यू ओनर्स ये हैं। ये हमने एमपी अकोमोडेशन में भी पढ़ा था कि जब जो लैंडलॉर्ड है वो अपना घर किसी को बेचता है तो उसको एक नोटिस देना पड़ता है टेनेंट को, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी यही होगा, जब ए घर बेचेगा तो वो एक नोटिस ई को भी देगा, ठीक है। अब ई क्या करेगा, सपोज ई को 10,000 रेंट देना पड़ता है तो वो उसी रेशो में बेचेगा, रेंट देगा जिस रेशो में उन लोगों ने घर खरीदा था, ठीक है। 20 to B, C to 30 एंड D to 50%। आर वी क्लियर अबाउट इट? ठीक है। अब हम स्टेटमेंट पे जाते हैं। लेट अस रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। व्हेन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड एंड हेल्ड इन सेवरल शेयर्स। अब देखो ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी बहुत सारे शेयर्स में थी, ठीक है। कैसे? ए ने घर सोल्ड करा तो बी ने अपना शेयर दिया, सी ने अपना शेयर दिया, डी ने अपना शेयर लिया, तो वो कितने पार्ट्स में हो गई? बहुत सारे पार्ट्स में हो गई, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट करा, ठीक है। आगे, एंड देयर अपॉन द बेनिफिट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी एज अ होल पासिस फ्रॉम वन टू सेवरल ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली देखो ए के पास प्रॉपर्टी थी तो वो सिर्फ एक ओनर था, अब वही एक प्रॉपर्टी किन में डिवाइड हुई? बी, सी और डी। तो एक ओनर से कितने ओनर्स में प्रॉपर्टी चली गई? 3 ओनर्स में। तो सेवरल ओनर्स हो गए, 1 से 3 ओनर बन गए, ठीक है, सेवरल ओनर्स हो गए। आगे, द करस्पॉन्डिंग ड्यूटी शैल इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी अमंग्स द ओनर्स be performed in favor of each of such owners in proportion to the value of his share in the property। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तभी ये कंफ्यूजन आ रहा है। मैंने इसके पहले वाले सेक्शन में भी आपको बताया था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कस्टम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, इसी वजह से इतना कंफ्यूजन आ रहा था, इसी वजह से अपॉर्शनमेंट करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। तो सेम इस सेक्शन में भी क्या हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कस्टम नहीं है, कोई रूल नहीं है कि किसको कितना शेयर मिलेगा। इसीलिए ये सेक्शन आया है और ये सेक्शन बता रहा है कि उनको कितना शेयर मिलेगा जब ये चीजें डिवाइड होगी। उस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट निकल रहा है उसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो वो उसी रेशो में होगा जो परचेसिंग रेशो उनका था। तो क्या था? 20, 30 और 50, उसी ही पोर्शन में उनको बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। मूविंग फर्दर, provided that the duty can be served and that the severance does not substantially increase the burden of the obligation. But if the duty cannot be served or if the severance would substantially increase the burden of the obligation, the duty shall be performed for the benefit of such one of the several owners as they shall jointly designate for that purpose। अब देखो किसी एक को बर्डन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे डिवाइड होगी चीजें, ऐसे हैंडल की जाएगी जैसे सबने जॉइंटली करा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारा पोर्शन डी को दे दो क्योंकि उसने सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में अपना पार्टीशन दिया है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको इक्वली सबको डिवाइड करना है, ठीक है, जैसे सबका पास बेनिफिट हो। ऐसा माना जाएगा कि सबने जॉइंटली प्रॉपर्टी ली है तो ऑब्वियसली वो जो बेनिफिट है वो भी सब लोग साथ में ही शेयर करेंगे, ठीक है। Provided that no person on whom the burden of the obligation lies
shall be answerable for failure to discharge it in manner provided by this section. अब जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन आया है ऑब्लिगेशन का, वो लाइबल नहीं होगा जो जो चीजें इस सेक्शन में दी है। जरूरी थोड़ी है कि बस हर बार जाकर डी का ही गला पकड़े, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबने ज्वाइंटली करा है तो ज्वाइंटली ही सब लाइबल होंगे। ठीक है, आगे, नथिंग इन दिस सेक्शन applies to lease for agricultural purpose unless and until the state government by notification in the official gazette so directs। और ये सारा जो पूरा सेक्शन है वो एग्रीकल्चर के लैंड पे अप्लाई नहीं होगा जब वो लीज पे दिया हुआ है, अनलेस एंड अनटिल अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने कोई ऑफिशियल नोटिस में ये चीज दे दे कि हाँ ये वाला जो सेक्शन है वो एग्रीकल्चर लैंड पे भी एप्लीकेबल है, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगा। क्लियर अबाउट इट? आई होप आप लोग को इसका सेक्शन भी अच्छे से समझ आया होगा विथ एग्जाम्पल। अब आप लोग को याद होगा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो दो भागों में डिवाइडेड है, एक जो इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी पे लागू होता है और एक पार्ट जो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लागू होता है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो चलो जल्दी से अपन एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ टीपी का एक्ट नंबर क्या होता है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसका इनेक्टमेंट कब हुआ था? तो सोचो सोचो जल्दी। सो इट्स 17 फरवरी 1882। फिर इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ था? थिंक इसका इन्फोर्समेंट हुआ था 1 जुलाई 1882 में। इसका फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? तो इसका फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1929 में। ठीक है, ये ड्राफ्ट किसने करा था? दिस वाज ड्राफ्टेड बाय सेकेंड लॉ कमीशन। इसको कंसेंट किसने दी थी? तो द कंसेंट गिवन बाय गवर्नर जनरल। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और, इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स हैं। इसमें कोई शेड्यूल है क्या? सो नो, इट डजंट हैव एनी शेड्यूल। इसमें कितने सेक्शंस हैं? 137। राइट। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर्स कि चैप्टर्स का बाइफिकेशन क्या था और हमने कहाँ तक कवर अप कर दिया है। तो अभी हमने पढ़ा कि इसमें 8 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी है जो 1 से 4 तक चला था। फिर रूल्स हमारा सेकेंड चैप्टर था जो चला था 5 से लेके 53A तक। थर्ड चैप्टर है हमारा सेल्स जो है 54 से 57 तक। फोर्थ है मॉर्गेज 58 से 104 तक। फिफ्थ लीज 105 से लेकर 117 तक। सिक्स्थ एक्सचेंज 118 से लेकर 121 तक। फिर है हमारा सेवेंथ गिफ्ट 122 से लेकर 129 तक। फिर एट्थ जो लास्ट चैप्टर है वो है हमारा एक्शनेबल क्लेम जो चलता है 130 से लेके 137 तक। आई होप आप लोग को ये 8 चैप्टर्स रटे हुए होने चाहिए, वेरी इजी। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर की। जो हमारा सेकेंड चैप्टर था रूल्स, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक था 5 से लेकर 37 तक जो इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे अप्लाई होता था, और दूसरा पार्ट था 38 से लेकर 53A तक जो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही लागू होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने हमारा जो इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी का जो पार्ट था वो कवर अप कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमूवेबल का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सो उससे पहले अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो सेक्शन 37 तक, सो डू आस्क अस इन एनी ऑफ द ग्रुप, आइदर इट कुड बी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम। We are always there for you to help you. So stay tuned for further lectures.